Hello and welcome class 7 to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 3rd of history, that is the Delhi Sultans. So students, our today's topic is from garrison town to empire. तो इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फ्रॉम garrison town to empire. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ गैरिजन टाउन. तो गैरिजन टाउन होता क्या है, कि गैरिजन टाउन से एक बड़ा एम्पायर कैसे बना. लेकिन उससे पहले ये सवाल आता है आपके मन में कि गैरिजन टाउन होता क्या है. ठीक है, क्या होता है गैरिजन टाउन. सो अ एरिया विच वॉज हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर्स यूज टू लिव देयर. ठीक है, तो क्या होता था कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर क्या की है, फोर्टिफिकेशन की गई है. मतलब कि फोर्टिफिकेशन मतलब चारों ओर उसके क्या बनाए गए हैं, किले बनाए गए हैं. ठीक है, चारों ओर किले बनाए गए हैं और बीच में जो हैं वहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं, सोल्जर्स की फैमिलीज़, सुल्तान. ठीक है, वहाँ पे सब जो हैं इकट्ठे रहते हैं. तो वही जो है उसी को गैरिजन टाउन बोलते थे. ठीक है, समझ लो कि दिल्ली में जहाँ पर सुल्तान रहता है वहाँ पर चारों ओर क्या बना दिए गए, किले बना दिए गए और वहाँ पर ही जो है वहीं तक सीमित थी दिल्ली का एम्पायर. लेकिन धीरे धीरे दिल्ली के एम्पायर को एक्सपैंड करने की ज़रूरत पड़ रही थी. तो ऐसा क्यों हो रहा था. इनिशियली द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तान्स वॉज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू गैरिजन्स. तो शुरुआत में क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत जो है शुरू हुई, शुरुआत में वो सिर्फ गैरिजन टाउन तक ही सीमित थी. गैरिजन टाउन मतलब कि वही मैंने आपको बताया कि फोर्टिफाइड लैंड एरिया. ठीक है, जहाँ पर क्या हो रहा है, चारों ओर से किले बना दिए गए हैं, उसको कवर कर लिया गया उस एरिया को, और वहाँ पर जो है सोल्जर्स रहते हैं. ठीक है, और वहीं पर जो है सुल्तान भी राज करता है. तो अब दिल्ली का जो कंट्रोल था, दिल्ली सुल्तान्स का जो कंट्रोल था वो सिर्फ गैरिजन टाउन्स तक ही सीमित था. ठीक है, तो कोई भी नो मेजर कंट्रोल ऑन द हिंटरलैंड. तो कोई भी कंट्रोल हिंटरलैंड पे नहीं था. सारा कंट्रोल जो है अभी तक सिर्फ कहाँ तक सीमित था, गैरिजन टाउन पे सीमित था. तो कोई भी कंट्रोल उनका हिंटरलैंड में नहीं था. अब हिंटरलैंड क्या होता है कि समझ लो कोई भी जगह है, उसके एडजेसेंट, उसके आगे पीछे के एरियाज़. ठीक है, उसके एडजेसेंट एरियाज़ जो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई भी सामान आपकी ज़रूरत का आपको पहुंचाते हैं, फैसिलिटीज़ किसी भी चीज़ की. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हिंटरलैंड. ठीक है, द लैंड एडजेसेंट टू द सिटी और पार्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. ठीक है, तो एक ऐसा लैंड जो एक सिटी के एडजेसेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली है तो यहाँ पर जो है वो हिंटरलैंड एरियाज हैं जो क्या करते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में हेल्प करते हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड द हिंटरलैंड. दिल्ली सुल्तान वॉज डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज. तो देखो, जब दिल्ली सुल्तान्स का राज जो है वो हिंटरलैंड्स पे नहीं है, मतलब कि अपने आगे पीछे के एरिया से उनकी अच्छी नहीं बनती है, उनकी अच्छी डीलिंग नहीं है. तो जो भी सामान होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक ही एरिया में सारा सामान जो है उनको वहीं से पे सप्लाई होगा. ज़रूरी नहीं है ना, आगे पीछे की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको आगे एडजेसेंट एरिया से मिलती हैं. जैसे कि आप एक जगह पर रहते हो तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको वहीं पे मिल जाए. आपको कुछ चीज़ें जो हैं मार्केट में जो आती हैं वो किसी दूसरी जगह से वहाँ पर शिफ्ट होती हैं. ठीक है, वहाँ से वो ट्रेड करके उनको मंगवाते हैं. ठीक है, इस तरह से होता है. तो वैसे ही उनको भी इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी. तो इसके लिए वो क्या करते थे, या फिर वो ट्रेड कर लेते थे, मतलब अपनी चीज़ जो है वहाँ पर एडजेसेंट एरियाज़ में भेज के अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें मंगवा लेते थे. या फिर कोई जो एडजेसेंट एरिया का पर्सन है, ठीक है, कोई मर्चेंट है जो उनको ट्रिब्यूट में ही दे देता था. या फिर इन दोनों में से अगर कुछ ना हो तो वो लास्ट में क्या कर लेते थे, उन चीज़ों को हड़प लेते थे, वहाँ लूट पाट मचाकर वो चीज़ें ले आते थे. ठीक है, इस तरह से होता था. तो लेकिन इस तरह से तो रोज़ चलने वाला नहीं था. उनको एक इस्टेब्लिश किंगडम बनाने के लिए वहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी होना ज़रूरी है. सो बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम इन
that. तो what is the problem in that? Controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. तो अब एक जगह पर राजा बैठा हुआ है, ठीक है, सुल्तान जो है एक जगह पर बैठा है, तो वहाँ से वो हर जगह को कंट्रोल नहीं कर सकता. तो वैसे ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा था सुल्तान के लिए कि अब उसका एक सिंध में भी क्या बन गया हुआ, गैरिजन टाउन सिंध में भी बनाया, फिर बंगाल के एरिया में भी गैरिजन टाउन बनाया. तो वो कितनी कितनी दूर जो हैं वो एरियाज होते हैं, ठीक है. तो वो ऐसा तो नहीं है कि पिछले ज़माने में ऐसा तो नहीं था कि एरोप्लेन होते थे तो एरोप्लेन से वो ट्रैवल करके जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल कर सकते थे और हर जगह पे कंट्रोल अपना कर सकते थे. वैसा नहीं था, कम्युनिकेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, ठीक है. तो इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ का सामना जो है सुल्तान कर रहा था. तो व्हाट वाज दैट? देयर वर ह्यूज प्रॉब्लम्स. सो रिबेलियंस बाय लोकल एंड गवर्नर्स, ठीक है. अब ऐसा होता है कि राजा एक ही जगह पर बैठ के राज कर सकता है, एक ही जगह को संभाल सकता है. तो अलग अलग जो हाँ जगहों पर उसने जो हाँ गैरिजन टाउन्स बनाए हैं, बंगाल में, सिंध में, ठीक है. तो वहाँ पर उन राजा ने क्या किया है, और किसी को अपने किसी चीफ को या अपने किसी गवर्नर को वहाँ पर जॉब पे लगा दिया है कि आपने ये एरियाज संभालने हैं, ठीक है. तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता था कि वो जिनको संभालने को दिया हुआ है वो रिबेल कर ले, वो उनके खिलाफ हो जाए और बोले हमें ये सब नहीं करना, हम राजा का कहना नहीं मानेंगे. तो वो राजा के खिलाफ जो हैं रिबेल कर देंगे. तो ऐसा भी एक प्रॉब्लम ये भी थी. फिर जब वॉर छिड़ जाती थी, ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम थी. दैट बैड वेदर कंडीशंस कुड डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन. देन जब ऐसा हो सकता था बाढ़ आ जाए, बहुत तेज़ बारिश हो जाए, तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाती थी. एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचना मुश्किल हो जाता था क्योंकि उन दिनों हर जो है चीज़ बहुत ही स्लो थी, ठीक है. तो आज के ज़माने की तरह मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन्स या इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी कि जल्दी से जल्दी कोई भी मैसेज कहीं पे पहुंचा सकें. तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, ठीक है. देन मंगोल इन्वेजन फ्रॉम अफ़गानिस्तान. ये जो है मंगोल इन्वेजन, ये इसको तो हम नए एक वीडियो टॉपिक में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में, लेकिन एक मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि मंगोल इन्वेजन था क्या. तो एक चाइना की ट्राइब कम्युनिटी थी, ठीक है, जो ईरान इराक से होकर कब्ज़ा करने जो हैं वो अफ़गानिस्तान से इन्वेड करने इंडिया में पहुंच चुके थे, ठीक है. तो वहाँ पर दिल्ली के सुल्तान्स को ये डर था कि वो आकर दिल्ली पे हमला ना कर दें, ठीक है. तो इसके लिए जो है ये सब प्रॉब्लम्स को जो है हटाने के लिए कंसोलिडेशन जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. कंसोलिडेशन ऑफ सल्तनत वॉज वेरी एसेंशियल. तो कंसोलिडेशन क्या होती है कि बहुत सारी जो हैं छोटे छोटे जो प्लेसेस हैं, ठीक है, जो वहाँ पर अलग अलग गैरिजन टाउन्स बने थे, उन सबको एक सिंगल यूनिट में बांधने का एक बड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन बनाने का टाइम आ गया था. अगर वो उसको एक सिंगल कंट्रोल में नहीं लेते तो ये सब प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था. तो इसीलिए उन राजाओं ने सोचा कि हम क्या करेंगे, एक कंसोलिडेशन करेंगे, सबको इकट्ठा मिलाकर एक यूनिट बना देंगे, ठीक है, जो उस समय के लिए बहुत ज़रूरी था. Consolidation occurred during the reign of, this is reign not region, REIGN, ठीक है. Consolidation occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, Alauddin Khilji and Muhammad तुगलक, ठीक है. अब पहले के डायनेस्टीज़ ने ऐसा नहीं सोचा, वो गैरिजन टाउन में ही खुश थे, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे जो ये सब जिनके नाम मैंने आपको लिए, गियासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक, ये सब जो थे इन्होंने अपने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंसोलिडेट करने की ठान ली, ठीक है. तो ये देखो, ये है गियासुद्दीन बलबन, ठीक है. इसकी हम देखते हैं टाइम पीरियड कैसा था, ठीक है. ये अर्ली टर्किश रूलर में जो था लास्ट था गियासुद्दीन बलबन, ठीक है, 1266 से लेकर 1287 तक, ठीक है. उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है. इसका भी टाइम पीरियड देखते हैं. ये खिलजी डायनेस्टी में
सेकेंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी, जो 1296 से 1316 तक था। तो इस टाइम पे इन्होंने अपने अम्पायर को जो है कंसोलिडेट करने की कोशिश की। देन मोहम्मद तुगलक, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का मोहम्मद तुगलक, ये ठीक है, मोहम्मद तुगलक 1324 से लेकर 1351 तक। सो ये तीनों रूलर्स जो थे इन्होंने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने की कोशिश की। तो द एक्सपेंशन अकर्ड इन 2 फ्रंट्स, तो एक्सपेंशन जो है वो 2 फ्रंट्स में हो रहा था, एक तो इंटरनल फ्रंटियर और दूसरा एक्सटर्नल फ्रंटियर। अब इंटरनल फ्रंटियर क्या होता है, एक्सटर्नल फ्रंटियर क्या होता है, we will discuss it in the next lecture. Okay, so thank you very much students.